जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर आज आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय ध्वनि पढ़ाने जा रही हूँ। हम सभी सजीवों तथा निर्जीवों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की आवाज़ से परिचित हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, सड़क पर दौड़ते वाहन के हॉर्न का बजना, कुत्ते का भौंकना, बरसात के मौसम में बादलों का गरजना आदि को हम वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी कुछ विशेषता होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ध्वनि स्रोत की पहचान की जा सकती है। इस अध्याय में हम ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्वनि की उत्पत्ति। आप सभी ने देखा होगा कि किसी रबर बैंड को खींचकर छोड़ने पर एक कंपन उत्पन्न होने लगता है और हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कुछ स्थिति में कंपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं। अधिकांश स्थिति में हम इन कंपनों को देख नहीं पाते, बल्कि इनका अनुभव करते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी बजने से उत्पन्न कंपन को छूकर अनुभव किया जा सकता है। अगला टॉपिक है विभिन्न वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न करने के उपाय। विभिन्न वाद्य यंत्रों या वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधियां हैं। पहला, आघात से, जैसे ढोलक, तबला, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों में लगे चमड़ों के डायफ्राम पर आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। दूसरा, तारों को खींचकर छोड़ने से। तीसरा, रगड़ने से, जैसे सितार, गिटार, वायलिन आदि। इन यंत्रों में लगे तारों को हल्के से खींचकर छोड़ने अथवा उन पर किसी धातु के तार या टुकड़े को रगड़ने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। चौथा है फूंक मारने से, जैसे बांसुरी, बीन, शहनाई आदि में फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अगला है कंपन एवं तरंगे। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली, अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है, तथा दूसरी अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे केंचुए की गति अनुदैर्ध्य तरंग के समान होती है तथा सांप की गति अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक SI मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अगला है ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। जैसा कि आपने गौर किया होगा, सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि कम प्रबलता की तथा चिल्लाने से उत्पन्न ध्वनि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रबलता की होती है। अगला, तारत्व। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर पाते हैं। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। अगला है ध्वनि के प्रकार। ध्वनि का विभाजन ध्वनि की अभिलक्षणों जैसे प्रबलता, तारत्व, गुणता के आधार पर तथा आवृत्ति जैसे अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य आदि के आधार पर किया जाता है। ध्वनि को उसके लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रबल ध्वनि तथा मंद ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है या मंद। जैसे कागज पलटने से उत्पन्न ध्वनि मंद तथा लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रबल होती है तथा बादलों की गड़गड़ाहट
अति प्रबल होती है। दूसरा, मोटी तथा पतली ध्वनि। ध्वनि का तारतम्य व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी है या पतली। यह ध्वनि की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। जैसे बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति से अधिक होती है, इसलिए बिल्ली की आवाज़ पतली तथा कुत्ते की आवाज़ मोटी होती है। तीसरा, प्रिय तथा अप्रिय ध्वनि। ध्वनि की गुणता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय है या अप्रिय। अगला, ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अपश्रव्य ध्वनि। यह 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं। यह तरंगें बहुत बड़े आकार वाली वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती हैं। यह ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जंतु जैसे हाथी, कबूतर आदि अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। उदाहरण जैसे भूकंप से उत्पन्न ध्वनि तरंगे। दूसरा है श्रव्य ध्वनि। इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती हैं। इसे श्रव्यता परास भी कहते हैं। श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट नहीं सुन सकते। तीसरा है पराश्रव्य ध्वनि। यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जंतु जैसे कुत्ते, चमगादड़ एवं डॉल्फिन मछली पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। अगला टॉपिक है ध्वनि का संचरण। प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण निर्वात यानी जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर नहीं हो सकता। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है। पहला, ठोस में ध्वनि का संचरण। जैसा कि आपने गौर किया होगा, मेज के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर भी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है ध्वनि का संचरण ठोस में होता है। दूसरा है द्रव में ध्वनि का संचरण। इसे समझने के लिए दो पत्थर के टुकड़ों को बाल्टी के पानी के अंदर ले जाकर आपस में टकराते हैं तो ध्वनि सुनाई पड़ती है। अतः ध्वनि का संचरण द्रव या पानी में भी होता है। तीसरा है वायु में ध्वनि का संचरण। जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु कणों में कंपन उत्पन्न करती है। ये कण आगे के कणों को भी कंपित करते हैं। इस प्रकार आपके कान के समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं और आप ध्वनि सुनते हैं। अगला टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की भांति ध्वनि में भी परावर्तन होता है। ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक तथा थर्माकोल, कॉर्क, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक होते हैं। अगला है गूंज। किसी उचित परावर्तक तल जैसे घाटी या ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करने के बाद ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर परावर्तन तल से बार बार परिवर्तित होने से ध्वनि का प्रभाव कान पर काफ़ी समय तक बना रहता है। ध्वनि के इस दीर्घीकरण को गूंज या अनुकरण कहते हैं। गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता रहता है। प्रतिध्वनि। किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है। इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं तथा यह ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तित तल की दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है।
प्रतिध्वनि निम्न कार्यों में उपयोगी है, जैसे जल में किसी वस्तु की गहराई ज्ञात करने में, समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में, समुद्र में मछलियों के झुंड की स्थिति ज्ञात करने में आदि। अगला टॉपिक है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उनका श्रवण। मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी जिन ज्ञानेंद्रिय द्वारा ध्वनि को सुनता है उसे कान कहते हैं। वस्तुओं में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। वायु के माध्यम से यह कंपन हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है। कान का पर्दा कंपन करने लगता है और कान के अंदर की विशेष संरचना के कारण पर्दे के कंपन द्वारा प्राप्त ध्वनि संकेत मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और ध्वनि सुनाई पड़ती है। अगला है सुस्वर तथा शोर। नियमित एवं आवर्ती कंपन से उत्पन्न ध्वनि को जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है सुस्वर कहलाती है, जैसे कोयल की कूक, संगीतमय वाद्य यंत्रों जैसे वीणा, बांसुरी, हारमोनियम आदि से उत्पन्न ध्वनि। शोर अनियमित एवं अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर कर्कश प्रभाव डालती है शोर कहलाती है, जैसे उच्च स्वर में बातें करना, लाउड स्पीकर का तेज बजना आदि से उत्पन्न ध्वनि। शोर हानिकारक प्रभाव तथा नियंत्रण। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जैसे वाहनों की ध्वनि, तीव्र विस्फोटक ध्वनि, कारखानों तथा लाउड स्पीकर आदि इसके मुख्य कारक हैं। अगला शोर के हानिकारक प्रभाव। परिवेश में शोर का स्तर लगातार उच्च बने रहने पर सुनने की शक्ति प्रभावित होती है। इससे बहरापन हो सकता है। अत्यधिक शोर की उपस्थिति से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे अनिद्रा, अति तनाव, चिंता आदि। अगला शोर का नियंत्रण। शोर को नियंत्रित करने के लिए या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों की अच्छी तरह रखरखाव करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपने ध्वनि की उत्पत्ति, प्रकार, संचरण आदि के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।